Assalamu alaikum. Today we start the next topic of renal physiology, that is the urinary system. बेसिकली व्हाट इज़ द यूरिनरी सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम है क्या? ठीक है, हमारे पास बॉडी के अंदर वो सिस्टम है जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ अलॉन्ग विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। किडनीज होती हैं, उसमें से यूरेटर निकलता है that will transport urine into the bladder and the bladder will store the urine, और यूरिन जो है फिर उसके बाद एक्सपेल होता है थ्रू द यूरेथ्रा। उसके बाद हम बेसिकली सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे उसमें हमने यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस को स्टडी करना है। सबसे पहला फंक्शन होता है इसका एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेन सब्सटेंसेस वगैरह। जाहिर बात है कि जब बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट जब बॉडी के अंदर उनकी ज़रूरत नहीं होती तो वो ब्लड के थ्रू या कैसे भी ब्लड के थ्रू जो है वो किडनी में आता है, और किडनी में उसकी होती है फिल्ट्रेशन वगैरह, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब हमें पता है कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास यूरिया होता है जो कि अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है। उसके अलावा हमारे पास यूरिक एसिड होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बन रहा होता है। उसके बाद हमारे पास बिलिरुबिन आता है जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से बन रहा होता है, और उसके अलावा भी कैरेटिनिन है जो मसल कैरेटिन की ब्रेक डाउन वगैरह से बन रहा होता है। और ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फिर किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके अंदर हमारे पास किडनी कैसे काम करती है कि जब हम लोगों को पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, बल्कि इससे पहले आपको मैं वो एक्सप्लेन करूँगी कि हमें किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये इफ्रेन आर्टीरियोल और वहाँ से आगे हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह होती हैं। जो ग्लोमेरुलस है उसका काम क्या होता है कि उसने फिल्ट्रेशन करवानी होती है, यानी कि जो फ्लूइड को होता है फ्लूइड की फिल्ट्रेशन करवाता है, और जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं उन्होंने जो वाटर होता है बाकी चीज़ें होती हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करवानी होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास हमारे पास जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वहाँ से क्या हो रही है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर तो बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो ठीक है, तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं वाटर को कम रीअब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि पहले वाटर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देंगी, यानी रीअब्जॉर्प्शन कम होगी ताकि जो बैलेंस है वाटर का वो बॉडी के अंदर नॉर्मल हो जाए। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर वाटर कम है तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर जो वाटर है तो उसको हमारे पास जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह है उसको कम रीअब्जॉर्ब करेंगी, ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगी, ताकि ब्लड में से ज़्यादा पानी बॉडी को मिल सके और जो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल कम था उसको मेंटेन किया जा सके। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, आयंस वगैरह के केस में भी इसी तरह ही होता है। उसके बाद हमारे पास बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैलिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऑस्मोलैलिटी हमारे पास बेसिकली एक प्रेशर होता है सॉल्यूट का। इसी तरह अगर हमारे पास, जिस तरह हमने वाटर का कहा कि वाटर ज़्यादा था तो हमारे पास एक्सक्रीशन उसकी ज़्यादा करती, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह है वो हम लोग क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करें, सॉरी, अगर बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो हम उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा करेंगे, और अगर बॉडी के अंदर सॉल्यूट कम है तो हम उसकी जो है एक्सक्रीशन कम करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे ताकि उसका लेवल मेंटेन किया जा सके। उसके बाद आर्टीरियल प्रेशर की रेगुलेशन हमारे पास किडनी के थ्रू डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, वेजोएक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। हम फर्स्ट ईयर में एक पढ़ चुके हैं जैसे कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, जो रेनिन रिलीज होता है उसके थ्रू हम आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा ANP हमारे पास एट्रियल नाइट्रोजैरेटिक पेप्टाइड, वो भी आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। उसके अलावा एसिड बेस बैलेंस, हमारी किडनी जो है वो डिफरेंट एसिड्स को रिलीज करती है, ठीक है, यूरिक एसिड को, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह को। उसके अलावा बफर लंग्स के थ्रू और बफर सिस्टम के थ्रू हमारे पास जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करती है। उसके अलावा एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन में हमारे पास जब बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया वगैरह होगा या टिश्यूज के अंदर हाइपोक्सिया होगा तो हमारे पास किडनी जो है वो हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन फिर बोन मैरो को जाके बताता है कि भाई अब जी हाइपोक्सिया हुआ है, और उसके बाद उससे RBCs वगैरह बनते हैं। उसके बाद 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 प्रोडक्शन, हमें पता है कि जब हमारे पास स्किन में कोलिक कैल्सिफेरोल जो है वो 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद वो आता है लिवर में, और लिवर में उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है 25 पोजीशन पे, और जब उसके बाद वो किडनी में आता है तो किडनी के अंदर आके उसकी एक्टिव फॉर्म बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सिफेरोल, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिटरॉल। और बॉडी के अंदर कैल्सिटरॉल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कैल्शियम की वो क्या कराता है, रिजॉर्प्शन करवाता है बोन से। उसके अलावा इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो होता है किडनी हमारे पास जब लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग का पीरियड चल रहा था उसके दौरान हमारी किडनी जो है वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करती है अमाइनो एसिड से मेनली, ठीक है। उसके अलावा बाकी प्रिकर्सर भी होते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन था। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी हमारे पास बेसिकली 2 किडनीज होती हैं जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। उसके अलावा ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, इसका मतलब क्या है कि जो विस्ट्रल लेयर होती है पेरिटोनियम की, उसने इसको कंप्लीटली सराउंड नहीं किया हुआ था, मतलब कि पीछे से ये खाली होती है किडनी, ठीक है, यानी कि उसको वहाँ पे जो विस्ट्रल लेयर है पेरिटोनियम की, उसने उसको कवर नहीं किया होता। उसके अलावा हमारे पास जो पूरी किडनी है उसको बाहर से एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसका इंटेंडेड मीडियल रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, ठीक है, जहाँ से हमारे पास रीनल पेल्विस जो है वो कंटिन्यू करके हमारे पास बनाता है यूरेटर, उसमें और यूरेटर के थ्रू जो यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर जाता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको अगर हमारे पास ये किडनी पड़ी और हम इसको यूँ बाइसेक्ट करते हैं तो हमें जो 2 रीजन्स नजर आते हैं। एक दैट इज कॉल्ड एज जो आउटर रीजन होगा उसे हम मेडुला कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर रीजन होगा उसे हम मेडुला बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मेडुला के अंदर हमारे पास 8 to 10 पैरामिड्स होते हैं, ठीक है। ये पैरामिड्स मिलकर हमारे पास मेडुलरी रीजन बनाते हैं। अब ये जो पैरामिड्स हैं इनकी बेस जो है वो कॉर्टेक्स के साथ मतलब थोड़ी सी कंटिन्यू कर रही होती है, और जो इनकी बेस एपेक्स होती है वो हमारे पास एक रीजन बनाती है दैट इज कॉल्ड एज पेपिला। जो इसकी ये टिप से बनी हुई है ना, कौन सी, ये इसको हम नाम देते हैं पेपिला का। उसके बाद हमारे पास पेपिला भी बन गए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो पेपिलाज होते हैं ना, इन पेपिलाज से कुछ डाउनवर्ड ओपन एंडेड पाउचेस बनते हैं, ठीक है। जो पाउचेस डाउनवर्ड एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड द रीनल पेल्विस, उनको हम नाम देते हैं मेजर कैलिक्सिस का, और जो हमारे पास अटैच होते हैं टू द टिप ऑफ द पेपिला उसको हम नाम देते हैं माइनर कैलिक्सिस का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके जो है ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई में हमारे पास हमें जो बात पता होनी चाहिए कि किडनी को कितना ब्लड मिलता है। तो हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होती है, कार्डियक आउटपुट का 22% जो है हमारे पास कहाँ जाता है, किडनीज के पास। और अगर हम उसको टोटल में से देखें तो कितना बनता है 1100 ml